Yes, ma'am. Hello everyone, how are you all? You? Hello, ma'am. We Hello, are ma'am. fine, ma'am. And what about you? Hello, ma'am. We are fine, ma'am. What about you? I'm also fine and you are most welcome in this class. तो आज हम सभी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसके पहले बेटा आप सभी ने ये चैप्टर रिवाइज किया है? किसी ने भी पढ़ा है? क्या पढ़ना है हमें इस चैप्टर में? किसी ने भी नहीं रिवाइज किया? The Delhi Sultan. I'm about the Delhi Sultan. अबाउट दिल्ली सल्तनत, यानी कि जो हमारा लास्ट चैप्टर था सेकंड चैप्टर, उसमें हमने चोलास के बारे में पढ़ा था। एंड चोलास बिलोंग टू साउथ पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि हम साउथ इंडिया में जो किंगडम है उसके बारे में पढ़ रहे थे। लेकिन जो अब हमारा ये जो चैप्टर है, क्योंकि अभी जो आपकी हिस्ट्री है ना ये मेडिवल हिस्ट्री है, एंड मेडिवल हिस्ट्री में हमें टोटल 1000 जो ईयर्स का पीरियड है उसके बारे में स्टडी करना है। तो लास्ट चैप्टर में हमने साउथ पार्ट के बारे में डिस्कस किया था, यानी कि आपने बाहुबली वाली जो मूवी देखी है वो भी साउथ पार्ट का ये किंग था, देखी है ना आप सभी ने? तो अब हम Yes, साउथ के sir. बारे में तो डिस्कस कर चुके हैं। आज जो अब हमारा जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली यानी कि ये इंडिया के नॉर्थ पार्ट में है, तो इसलिए अब हमें नॉर्थन इंडिया के बारे में डिस्कस करना है। यानी मेडिवल हिस्ट्री में हमारे इंडिया के नॉर्थ में कौन कौन से किंगडम थे, कौन कौन से राजा थे जो नॉर्थ पार्ट में शासन कर रहे थे। ओके बेटा? Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, तो अभी हमें पढ़ना है दिल्ली सल्तनत। तो बेटा सेकंड चैप्टर में हमने एक ऐसे अंपायर के बारे में पढ़ा था जो दिल्ली सल्तनत के पहले ही दिल्ली पे शासन कर रहे थे। जानते हैं आप लोग कौन था वो? यानी कि चोलास के टाइम पे भी Ma'am. नॉर्थ इंडिया में दिल्ली में कोई राजा शासन कर रहा था। कोई जानता है उसके बारे में कौन सा अंपायर था? नो। चलिए एक बार अभी फिलहाल रिमाइंड करेंगे उसे भी। एक चीज और हमें ये जानना इसलिए जरूरी है कि जो दिल्ली सल्तनत है, यानी कि इन्होंने पूरे इंडिया में से केवल दिल्ली को ही क्यों चुना? एंड पूरे इंडिया में से ही नहीं, उस समय तो पाकिस्तान वगैरह भी हमारे इंडिया का ही एक पार्ट था, तो इन्होंने पूरे हिस्से में से, उस पूरे पार्ट में से केवल दिल्ली को ही क्यों सेलेक्ट किया? क्या क्वालिटी थी ऐसी? और कौन सा ऐसा राजा था जिसने दिल्ली को पहली बार कैपिटल बनाया था, जिसे हम लोग आज भी फॉलो करते जा रहे हैं? आप सभी जानते हैं ना हमारे पूरे इंडिया की कैपिटल क्या है? दिल्ली है ना? Ma'am, Ma'am. Delhi. Yes, ma'am. तो Yes, अब हमें ma'am. ये पढ़ना है कि जो दिल्ली है, सबसे पहले कौन से राजा ने इसे पॉपुलर किया, कौन से राजा ने एज ए कैपिटल दिल्ली को सेलेक्ट किया था, और उसने दिल्ली को ही क्यों सेलेक्ट किया, और दूसरा इसे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्या क्या चीजें की। क्योंकि जो दिल्ली है ये आज के भी टाइम पे कैपिटल इसलिए है क्योंकि पूरे इंडिया में से सबसे ज्यादा मॉन्यूमेंट्स दिल्ली में ही है। दिल्ली एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जो बहुत पुराने भी हैं और न्यूली भी, नए भी बनाए गए हैं। चलिए, तो अब हम एक बार देखते हैं हमें दिल्ली सल्तनत में हमें पढ़ना है दिल्ली सल्तनत के बारे में, यानी कि रूलर्स ऑफ दिल्ली कौन कौन थे। तो अब दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे राजा आएंगे, फिलहाल बहुत सारे राजा हैं, हमें उनके बारे में पढ़ना है। फिलहाल ये लोग इंडिया से नहीं थे, ये लोग बाहर से आए थे, सऊदी अरब वगैरह से, तुर्क से आए थे, अफगानिस्तान से आए थे। लेकिन इन्होंने यहाँ आकर के अपना राज्य बना लिया, अपना किंगडम बना लिया, क्योंकि यहाँ के जो राजा थे वो वीक रहे होंगे। तो कौन सा ऐसा राजा था जिन्हें इन्होंने हरा दिया? कौन सा इंडिया का ऐसा राजा था जो इनके सामने हार गया? तो अभी फिलहाल हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमें दिल्ली के ही बारे में पढ़ना है, नॉर्थ इंडिया में दिल्ली के बारे में। तो दिल्ली में सबसे पहले कौन सा राजा था, यानी कि इन लोगों के आने से पहले, तो हमने सेकंड चैप्टर में डिस्कस किया था। चलिए एक बार आप लोगों से ही रिमाइंड कराते हैं। तो बेटा आप सभी एक ऐसे राजा का नाम जानते हैं जिसे मोहम्मद गौरी ने हरा दिया था? कौन था वो राजा? यस गौरव, यू टेल।
चल रहा है। अभिषेक, आपको याद है? पृथ्वीराज चौहान थर्ड। पृथ्वीराज चौहान थर्ड, यस एग्जैक्टली। तो पृथ्वीराज चौहान जो थर्ड थे, जो कि चाहमान वंश से बिलोंग करते थे। तो ये एक ऐसा राजा था जो मोहम्मद गौरी से हार गया, और यही वो राजा था जिसने दिल्ली सल्तनत को यहाँ पर बनने दिया, क्योंकि उसके बाद ही मुस्लिम राजा जो मोहम्मदन राजा थे वो आ पाए। तो हमारा जो आखिरी शासक था दिल्ली का, हिंदू राजा जो कि हार गया था, वो था पृथ्वीराज चौहान। और आप सभी को पता है बेटा, यहाँ पर जो दिल्ली है इसमें सबसे पहले कौन सा ऐसा राजा था जिसने दिल्ली को कैपिटल अपनी फर्स्ट टाइम अपनी दिल्ली को कैपिटल बनाया था? तो ये था अंगपाल। तो ये अंगपाल राजा है पृथ्वीराज चौहान के भी पहले। तो पृथ्वीराज चौहान के पहले कौन था? अंगपाल, जिसने दिल्ली को पहली बार अपनी कैपिटल बनाया था। इसके पहले किसी भी राजा ने दिल्ली में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया। तो सबसे पहला राजा है अंगपाल, जिसने 1130 से 1145 तक शासन किया। इसका अंपायर इतने ही टाइम का था, और ये तोमर वंश से बिलोंग करता था, और यही वो राजा था जिसने पहली बार दिल्ली को एज ए कैपिटल बनाया, और इसने ही दिल्ली को बाकी एरिया से अलग कर दिया। तो इसके टाइम से ही दिल्ली कैपिटल बनी हुई थी। अब उसके बाद जो अंगपाल है, इसको पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया, यानी कि अंगपाल डिफीटेड बाय पृथ्वीराज चौहान इन 1165। तो 1165 में ये क्या करते हैं? अंगपाल को हरा देते हैं। ये देखिए 65 में ये हार गए थे, छूट गई इनसे दिल्ली। अब दिल्ली किसके हाथों में चली गई? पृथ्वीराज चौहान के पास। उसके बाद अब कौन आ जाता है? मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी ने तराइन की जो लड़ाई थी, तराइन बैटल में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, और उसके बाद अब मोहम्मद गौरी यहाँ का राजा बन गया। जो अब जो दिल्ली है वो सेकंड हाथों में, दूसरे हाथों में चली जाती है पृथ्वीराज चौहान से मोहम्मद गौरी के पास। तो अब हमें ये पढ़ना है कि जो ये मुस्लिम राजा आए थे, ये कौन कौन से थे, कौन कौन से राजाओं ने दिल्ली पे शासन किया, और इसमें से कौन सा ऐसा वीक सा राजा था, कौन सा ऐसा राजा था जिसने अपनी पावर को अंग्रेजों के हाथों में दे दिया। क्योंकि इन मुस्लिम राजाओं के बाद कोई दिल्ली वाला राजा, कोई हिंदू राजा नहीं जीत पाता है। फाइनली अब ये पूरी सत्ता किसके हाथों में चली जाएगी? ब्रिटिश के पास। एंड ब्रिटिश के बारे में तो आप लोग जानते ही है ना, ब्रिटिश को तो हम लोगों ने ही हराया था, इंडियंस ने। जानते हैं ना आप सभी? यस मैम। तो यानी कि जो पृथ्वीराज चौहान है वो एक हिंदू राजा था जो मुस्लिम से हार गया था। एंड मुस्लिम इन्वेडर जो मोहम्मद गौरी था वो तो बहुत ही पावरफुल था, लेकिन उसके आगे आने वाले जो राजा आए, कौन सा ऐसा राजा था जो हार गया है दिल्ली को दोबारा से, और उसने फिर से दे दिया ब्रिटिशर्स को। तो चलिए अभी हम देखिए इसमें हम किन किन राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। ये आते हैं तुर्क से तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान के बगल में एक और कंट्री है तुर्कमेनिस्तान। तो वहां से ये राजा आए थे जिन्होंने हमारे दिल्ली में, हमारे इंडिया में शासन किया। तो अब ये कौन कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक, शमशुद्दीन इल्तुतमिश, एंड रजिया सुल्तान, एंड गियासुद्दीन बलबन। तो ये सारे ही तुर्किश रूलर हैं। एंड इन सभी के बाद फिर दूसरा मुस्लिम राजा इनको हरा देता है, ये आता है खलजी डायनेस्टी। तो खलजी वंश से कौन कौन आया था? जलालुद्दीन खलजी एंड अलाउद्दीन खलजी। एंड खलजी वंश के बाद नेक्स्ट आता है तुगलक वंश, एंड गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, एंड फिरोज शाह तुगलक। तो आपको बेटा इन सारे राजाओं के बारे में नहीं पढ़ना है। इसमें से जो पॉपुलर है ना, पूरे अंपायर से जो सबसे ज्यादा पॉपुलर राजा रहा है, जिसने अपने टाइम पे बहुत सारी ऐसी चीजें की जो मेमोरेबल है, जिसे भूला ही नहीं जा सकता कभी भी, तो हमें केवल उन्हीं राजाओं के बारे में पढ़ना है। बाकी इन सभी के बारे में डिटेल में ना तो आपके चैप्टर में दिया है, ना आपके सिलेबस में दिया है, ना आपको पढ़ना ही है। जितना आपके लिए कंपल्सरी है केवल आपको उतना ही पढ़ना है। ओके, चलिए अब दिल्ली में एक मॉन्यूमेंट्स है जो बहुत फेमस है, एंड उसमें 5 मीनार्स हैं। जानते हैं आप उसका क्या नाम है? फिलहाल जो दिल्ली गया होगा उसने तो देखा भी होगा, लेकिन जो दिल्ली नहीं गए वो भी उसके बारे में जानते होंगे क्योंकि वो बहुत ही फेमस है। तो आप बेटा ऐसे बिल्डिंग के बारे में जानते हैं जिसमें 5 मंजिला बनी हुई है, मीनार है बड़ी सी? कौन सी मीनार है वो?
यस मैम। मैम कुतुब मीनार। मीनार। यस, कुतुब मीनार। तो कुतुब आपको मीनार। पता है बेटा कुतुब मीनार के बारे में एक इंटरेस्टिंग सी बात जो हमें इसी चैप्टर में पढ़नी है। तो कुतुब मीनार के बारे में, ये जो कुतुब मीनार है इसे बनाने में टोटल 3-4 राजवंशों का हाथ है, और बहुत सारे राजाओं ने, किसी ने फर्स्ट मंजिल बनवाई, किसी ने सेकंड बनवाई, किसी ने थर्ड बनवाई, किसी ने उसके चारों दीवार वो बनवाया था, ये साइड साइड की जो ग्रिलिंग होती है वो करवाई थी। तो अभी फिलहाल हमें इसी चैप्टर में ये पढ़ना है कि कौन कौन से राजाओं ने कुतुब मीनार को बनवाया है मिलके। और उसके बाद एक बार वो इमारत गिर भी गई थी, तो एक ऐसा राजा आया था जिसने उसे रिपेयर कराया था। फिलहाल नवोदय में एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नवोदय में फिलहाल कभी कभार 8th तक का सिलेबस पूछ लिया जाता है, तो उसमें एक बार ये क्वेश्चन पूछा था कि कौन से राजा का हाथ नहीं है कुतुब मीनार को बनवाने में। तो फिलहाल जब हम पढ़े रहेंगे ना तो हमें याद रहेगा, क्योंकि आगे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए बेटा, तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है और कौन कौन से राजाओं के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे हमें दिल्ली सल्तनत के बारे में कहाँ से पता लगता है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत का कोई आदमी, कोई मेंबर तो है नहीं हमें बताने के लिए। तो कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनके द्वारा हमें दिल्ली सल्तनत के बारे में पता लगता है कि कौन से राजवंश ने किसे हराया या कौन से राजवंश ने कहाँ पर शासन किया। तो ये हमें किससे पता लगता है? सबसे पहला है ऑथर्स नोट जो है, यानी कि जो लेखक थे उस टाइम के, उन्होंने जो नोट्स लिखे हैं अपने, उन नोट्स को पढ़ करके। एंड दूसरा ये देखिए मिनहाज सिराज, इसने भी रजिया सुल्तान के बारे में लिखा है, यानी कि जो मिनहाज सिराज है ये रजिया सुल्तान जिस समय शासन कर रही थी, जिस समय रजिया सुल्तान का अंपायर था, तो उस समय मिनहाज सिराज उनका मिनिस्टर था और उसने रजिया सुल्तान के बारे में लिखा है। यानी कि इसके नोट से हमें रजिया सुल्तान के बारे में पता लगेगा। उसके बाद है गैरिसन टाउन टू अंपायर। गैरिसन टाउन, ये सबसे पहले जब ये लोग आए थे ना तो इनका अंपायर बहुत छोटा सा था, कोई भी राजा इन्हें टिकने नहीं देते थे। तो सबसे पहले इन्होंने अपने लिए छोटा सा टाउन बनाया था जहां पर ये लोग ट्रेनिंग लेते थे, और इसे ही गैरिसन टाउन कहा गया। तो गैरिसन टाउन से अंपायर तक का सफर कैसे रहा और कौन कौन से राजाओं ने इस अंपायर को आगे बढ़ाया, ये भी हमें पढ़ना है। ये देखिए अब आगे है मस्जिद, कौन कौन सी मस्जिद इनके टाइम पे बनाई गई थी। तो फिलहाल मैंने आपको एक तो बताई है कुतुब मीनार, तो अब इस समय भी है जिसे हम देख सकते हैं, वो इन्हीं लोगों के टाइम पे बनाया हुआ है, यानी कि मेडिवल हिस्ट्री में ही, और वो बिल्डिंग अभी तक हम देख पा रहे हैं, यानी कि बहुत ही अच्छे मटेरियल यूज किए गए होंगे उसे बनाने में। एंड इसके बाद हमें पढ़ना है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खलजीज एंड तुगलक। तो खलजी एंड तुगलक वंश के अंडर उनका एडमिनिस्ट्रेशन, वो जो सेना का रख रखाव करते थे कैसा था, एंड कंसोलिडेशन यानी कि उन्होंने अपने आप को प्रूव करने के लिए क्या किया। जो राजा थे, जो इस अंपायर के जो राजा थे, उन्होंने अपने आप को कैसे प्रूव किया, कैसे एक दूसरे से बढ़ करके दिखाया। चलिए फिलहाल बस चैप्टर हमारा यहीं तक है। अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक, ये दो अंपायर के बारे में आपको कंपैरिजन करके दिया हुआ है। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का चैप्टर। एंड बेटा आप सभी को ध्यान से सुनना है, क्योंकि जो भी आप पढ़ेंगे आपको इससे रिलेटेड आज नोट्स बनाने हैं। फाइंडिंग अबाउट द दिल्ली सल्तनत, अब हमें दिल्ली सल्तनत के बारे में कहाँ से पता लगता है? Although inscriptions, coins and architecture provide a lot of information, तो हमें inscription, coins and जो architecture हैं, जो उस समय के जो मंदिर वगैरह बने हैं, उनके थ्रू हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। स्पेशली वैल्यूबल आर हिस्ट्रीज, तारीख सिंगुलर, तवारीख प्लूरल। अब यहाँ पर बताया स्पेशली हिस्ट्रीज के बारे में। अब इसमें एक वर्ड यूज किया गया था तारीख, मतलब किसी पर्टिकुलर डेट को यहाँ पर तारीख किया गया, और जहाँ पर बहुत सारी डेट है, इस डेट पे ये हुआ, इस डेट पे ये हुआ, प्लूरल फॉर्म में से लिया जाए तो इसे क्या कहा जाता है? तवारीख। और ये पर्सियन वर्ड है। द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर दिल्ली सल्तनत, अब ये तारीख एंड तवारीख यानी कि कौन कौन सी डेट पे क्या क्या हुआ। और दूसरा बेटा ये तवारीख
उन पर्सन्स के लिए भी कहा जाता था जो हिस्ट्री को बनाते थे। यानी कि ये डेट वाइज किसी राजा के बारे में लिखते थे, उसे क्या कहा जाता था? तवारीख। तो किसी एक राजा के बारे में जो होता था उसे तारीख, एंड जो सारे राजाओं के बारे में लिखा जाता था वो होता था तवारीख। ये देखिए, अब यहाँ पर आपने उसमें जो मनुस्क्रिप्ट पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर में, आपको मनुस्क्रिप्ट के बारे में बताया था, रिटन बाय हैंड पढ़ा था ना हम सभी ने। Yes, ma'am. एंड मनुस्क्रिप्ट कैसे बनाई जाती थी ये भी याद है आप सभी को? कैसे लिखते थे मनुस्क्रिप्ट पे? यस मुस्कान, आप बताइए बेटा। मैम palm leaf पे। पाम लीफ पे। एंड कैसे तैयार करते थे वो, उससे नोटबुक कैसे बनाते थे? याद है किसी को? वो क्या करते थे पहले, जो पाम ट्री, जो यानी जो ताड़ के पत्ते होते थे उसे सुखाते थे, जब वो सूख जाते थे तो उनको क्या करते थे? सिल देते थे, एक नोटबुक की तरह तैयार कर लेते थे। और वो नोटबुक की तरह तैयार करने के पहले उस पर लिखते थे, राइटिंग करते थे। तो वो लिखते किससे थे? कलर से। जो उन्हें ट्रीज, जो ट्रीज कलर मिलते थे, नेचुरल कलर, उससे वो लोग लिखते थे। आजकल के टाइम की तरह उनके पास बॉल पेन, इंक पेन कुछ भी नहीं होता था, तो वो लोग क्या करते थे? वो किससे लिखते थे? स्याही से, जो नेचुरल जो डाई होता था उससे करते थे वो लोग। चलिए अब यहाँ पर देखिए, ये जो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे जो मनुस्क्रिप्ट बनाई जा रही है ये किस तरह अलग है, ये पहले की तरह नहीं है। ये लोग ताड़पत्रों पे, पता ये किस पे लिख रहे हैं? 4 stage in making of a manuscript: prepare the paper, writing the text, melting gold to highlight important word and passage, and prepare the binding। तो सबसे पहले देखिए ये लोग कागज तैयार कर रहे हैं, यानी कि दिल्ली सल्तनत के टाइम पे इम्प्रूवमेंट हो चुकी थी, तो ये कागज बनाए जा रहे हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं देखिए, सेकंड, राइटिंग द टेक्स्ट, अब इन पे लिखा जा रहा है। अब ये लोग लिख रहे हैं, फिलहाल ये अभी भी लिखने के लिए इंक का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन अब ये यहाँ पर किससे लिखने लगे हैं? पहले के लोग पत्ते से लिखते थे, मोर पंख से, लेकिन अब ये भी डेवलप हो गया है। ये लोग अब किससे लिखते हैं? इन्होंने लकड़ी का पेन बनाया हुआ है, इसमें इंक डाल करके फिर लिखते हैं। एंड दूसरी चीज अब देखिए क्या होता है यहाँ पर, ये लोग अब क्या कर रहे हैं? मेल्टिंग गोल्ड टू हाईलाइट इंपोर्टेंट वर्ड एंड पैसेज। तो किसी इंपोर्टेंट वर्ड को हाईलाइट करने के लिए, जैसे हम लोग अभी बोल्ड करके लिखते हैं, जो हमें हाईलाइट करना होता है हम उसे बोल्ड लिखते हैं, डार्क कर देते हैं। तो ये लोग हाईलाइट करने के लिए क्या करते थे? गोल्ड को मेल्ट करके उस गोल्ड से लिखते थे, यानी कि जो हाईलाइटेड वर्ड होता था, जिस राजा के बारे में उन्हें लिखना रहता था, उस राजा का नाम पहले गोल्ड से लिखते थे। आप सभी ने सुना भी होगा सुनहरे अक्षरों से, तो सुनहरे का मतलब सोने से लिखे हुए। तो ये किसी भी राजा के बारे में लिखते थे तो पहले जो हाईलाइट करते थे, हाईलाइटेड पार्ट, कि किस राजा के बारे में लिख रहे हैं, उसका अंपायर टाइम कितना है, ये उसे गोल्ड से लिखते थे। और उसके बाद फिर क्या होता है लास्ट में, अब ये लोग प्रिपेयरिंग द बाइंडिंग, अब ये सारे कागजों पे लिखने के बाद और हाईलाइटेड करने के बाद अब इसे बाइंडिंग करेंगे, सारे कागजों को एक साथ मिला करके, और इसकी नोटबुक या बुक तैयार करेंगे। तो बेटा ये जो मनुस्क्रिप्ट का तरीका है ये डिफरेंट है ना पहले से? Yes, ma'am. तो अभी हमने देखिए अब तो अभी ये हम ये पढ़ रहे हैं कि मनुस्क्रिप्ट कैसे बनाई जाती थी दिल्ली सल्तनत के टाइम पे। द ऑथर्स ऑफ तवारीख वर लर्न्ड मैन, secretaries, administration, and poets and courtiers who both recounted event and advised rulers on governance, emphasizing the importance of just rule। अब ये जो अथर्स हैं तवारीख के, यानी कि किसी भी राजा के बारे में जो इन्होंने डिटेल लिखी है, ये लर्न मैन होते थे। जैसे आज के टाइम पे अगर कोई पूजा पाठ करानी हो तो हम किसी पंडित को ही बुलाते हैं, कोई और पर्सन नहीं है जो उसको कर पाए, क्योंकि संस्कृत को पढ़ना सबके लिए तो पॉसिबल नहीं है, फिलहाल बहुत ज्यादा हार्ड है। हार्ड है ना? आप लोग भी संस्कृत पढ़ते हैं, इजी है संस्कृत? No, ma'am. नो। अगर आपको कोई बोले ये पूरी बुक पढ़ डालनी है 2 घंटे में, क्योंकि जो पंडित जी होते हैं वो तो
2 या 3 घंटे में पूरी कथा कह देते हैं, हमें फिलहाल कभी कभार समझ भी नहीं आता उन्होंने बोला क्या है। तो उन लोगों की ट्रेनिंग हो चुकी है, वो पढ़ने में ट्रेंड है और इसीलिए उन्हें ये काम दिया गया है। फिलहाल हम लोगों के लिए वो बहुत ही डिफिकल्ट होगा, हमें हो सकता है 4 से 5 घंटे भी लग जाएं। तो ऐसे ही यहाँ पर जो तवारीख लिखने का काम करते थे, ये लर्न मैन होते थे जो बहुत ही पढ़े लिखे होते थे, यही यही ये सारी चीजें लिखते थे। अब ये पढ़े लिखे लोग सेक्रेटरी भी होते थे, एडमिनिस्ट्रेटर भी होते थे, जो मतलब सलाह देते थे अपने राजा को, अपने किंग को। इसके अलावा पोइट एंड कर्टियस, कुछ दरबारी भी होते थे जो पढ़े लिखे ट्रेंड होते थे। वो both recounted events and advised rulers on governance, emphasizing the importance of just rule। तो ये लोग क्या करते थे, जो भी इवेंट होती थी एंड जो भी रूलर्स की, उनके रूलर्स की एडवाइस, उनकी बातें होती थी, उनके नोटिस होते थे, उनकी इंफॉर्मेशन होती थी, या वो कोई कमांड देते थे, ये सारी चीजें ये लोग लिखते थे। इसके अलावा गवर्नेंस, वो कैसे चलाते हैं, अपने शासन को कैसे चलाते हैं, एंड एम्फेसिसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ जस्ट रूल। तो जितनी भी इम्पोर्टेंस है, जो शासन कर मतलब जो राजा था करंट टाइम पे, उसकी सारी इम्पोर्टेंस को, उसके शासन चलाने के तरीके को, उसकी मेन इवेंट्स को, उसकी एडवाइस को, सारी चीजों को ये लोग इस मनुस्क्रिप्ट में लिखते थे। तो बेटा अभी ये समझ आया आप सभी को, ये पढ़ा है जितना अभी? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. एक आगे वाला पैराग्राफ स्टार्ट करने के पहले आप सभी से एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अभी तक जितना भी पढ़ाया आप सभी को। यस गौरव, आपसे स्टार्ट करते हैं। आपको बताना है अब मेडिवल हिस्ट्री में हम इंडिया के कौन से पार्ट के बारे में स्टडी करेंगे? यस गौरव। उत्कर्ष, नाउ यू टेल। यस उत्कर्ष, हमें इंडिया के कौन से पार्ट के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में? मैम दिल्ली के। दिल्ली। यस, नॉर्थ इंडिया, दिल्ली के बारे में पढ़ना है अब हमें। यस अभिषेक, नाउ यू टेल। Who is the first ruler Yes, ma'am. that give the importance to Delhi? Ma'am, Angpal was the first ruler who gave the power to the Delhi. Yes, very good। चलिए मुस्कान, now you tell। Who were defeated by Prithviraj Chauhan, the Chamans ruler? Ma'am, please repeat the question. Yes beta, I am just asking to you, who were the ruler that defeated by Chamans ruler Prithviraj Chauhan III? Yes Abhishek। Ma'am, Angpal was the ruler who defeated by the Prithviraj Chauhan. यस अंगपाल। मुस्कान कंफ्यूज हो गई यहाँ पर। तो मुस्कान, अंगपाल है जिसे हरा करके पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली पे अपना कब्जा जमा लिया था। मैम आपकी वॉइस स्टॉप हो जाती है। ओके बेटा, नो प्रॉब्लम। फिलहाल नेटवर्क प्रॉब्लम है, यहाँ पर भी कभी कभी हो जाती है। चलिए अब काव्यांशु आप बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली को अपने एरिया में मिला लिया था, तो वो पहले कौन से एरिया में शासन कर रहे थे पृथ्वीराज चौहान? अगर सेकंड चैप्टर याद होगा ना तो आपको पता होगा पृथ्वीराज चौहान कौन से स्टेट में, कौन से एरिया में शासन कर रहे थे। हम दिल्ली। बेटा दिल्ली को तो उन्होंने अपने अंडर कर लिया था। हम आगरा। आप ऐसे ही गैस करेंगे ना पूरे इंडिया के एक एक स्टेट को, तो एक तो आंसर होगा ही। यस गौरव, नाउ यू टेल। यस मुस्कान, आपको आवाज आ रही है? यस मैम। यस आप बताइए कौन सा स्टेट था? मैम गुजरात। नो, गुजरात इज नॉट अ करेक्ट आंसर। कांची, नाउ यू टेल।
मैम चाहमिनास। बेटा चाहमांस तो उनकी डायनेस्टी है, जैसे हम लोग सिंह, कपूर, तिवारी, मिश्रा ये सारी चीजें ऐड करते हैं, ऐसी उनकी वो कास्ट है चाहमांस। आपको ये बताना है कि वो कौन से एरिया पे शासन कर रहे थे। अभिषेक आपको याद है? मैम अजमेर। अजमेर, यस अजमेर इज अ करेक्ट आंसर। तो ये जो पृथ्वीराज चौहान है ये पहले अजमेर पे शासन कर रहे थे। तो इन्होंने जब अपनी पावर बढ़ा ली तब इन्होंने साथ वाला एरिया जो दिल्ली था उसे भी अपने अंडर में ले लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर अब कौन बताएगा? चलिए आकृति आपसे पूछते हैं, आपको बताना है पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था? यस गौरव बेटा, नाउ यू टेल। मैम मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी ने। आकृति तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ती। मोहम्मद गौरी के बारे में आज भी हमने डिस्कस किया है अभी। और मोहम्मद गौरी ही पहला ऐसा राजा था जो यहाँ पर मोहम्मदन धर्म को लेके आया था, मोहम्मदन रिलीजन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर काव्यांशु आपको बताना है। यस मैम। यस काव्यांशु आपको बताना है दिल्ली सल्तनत के टाइम पे मनुस्क्रिप्ट कैसे रेडी की जाती थी? व्हाट वाज द प्रोसेस दैट रिलेटेड टू मनुस्क्रिप्ट इन दिल्ली सल्तनत पीरियड? मैम इन द palm paper, palm leaf। नो बेटा, पाम ट्री पे तो पहले के टाइम पे यूज की जाती थी, यानी कि 11वीं सेंचुरी में। लेकिन जो हमारा ये दिल्ली सल्तनत से स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है हमारा 13वीं सेंचुरी से। तो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे जो मनुस्क्रिप्ट बनाई जाती हैं वो किस तरीके से की जाती थी? यस मुस्कान बेटा, नाउ यू टेल। Ma'am, first the paper was prepared, and second writing the text, and third melting gold of highlight important words and passages, and fourth preparing the binding. ओके वेरी गुड। तो चलिए अभी हमने मनुस्क्रिप्ट को तैयार करने के मेथड के बारे में पढ़ा है, मनुस्क्रिप्ट कैसे तैयार की जाती थी। अब नेक्स्ट आता है द सर्कल ऑफ जस्टिस, यानी कि सर्कल ऑफ जस्टिस। ये जो सर्कल ऑफ जस्टिस है ये क्या है? तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। डिड यू थिंक द सर्कल ऑफ जस्टिस इज एन एप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द किंग एंड हिज सब्जेक्ट? तो जब हम ये पढ़ लेंगे पूरा तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। तो फकीर मुदाबिर रोट इन 13th सेंचुरी, इसे फखर ए मुदाबिर ने लिखा है, मुदब्बिर सॉरी, फखर ए मुदब्बिर ने लिखा है 13th सेंचुरी में। ए किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर्स, तो इसने क्या लिखा है कि एक राजा बिना सिपाहियों के सर्वाइव नहीं कर सकता। अगर एक राजा को कोई भी बैटल जीतनी है यानी उसे पूरी की तरह पूरी टोटली किस पे डिपेंड रहना पड़ता है? अपने सोल्जर्स पे। एंड सोल्जर्स कैन नॉट लाइव विदाउट सैलरीज, एंड जो सोल्जर्स हैं वो बिना सैलरी के नहीं सरवाइव कर सकते, क्योंकि अगर राजा ऐसा बोले कि तुम्हें मेरे लिए लड़ाई करनी है तो कोई भी सोल्जर तैयार नहीं होंगे। तो वो किस पे डिपेंड करते हैं? सैलरीज पे। अगर उनको सैलरी अच्छी दी जाती है तो वो उतनी ही ज्यादा मेहनत से लड़ते हैं। सैलरीज कम फ्रॉम द रिवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम पीजेंट, एंड ये सैलरी कहाँ से आती है? सैलरी जो रिवेन्यू कलेक्ट किया जाता है पीजेंट्स के थ्रू, जो किसान है उनसे जितने भी रिवेन्यू, जितने भी टैक्स लिए जाते हैं उन सारे टैक्सेस को इंक्लूड करके ही राजा को इनकम होती है, और राजा उसी इनकम में से अपने सोल्जर्स को सैलरी प्रोवाइड करता है। बट पीजेंट कैन पे रिवेन्यू ओनली व्हेन दे आर प्रॉस्पेरस एंड हैप्पी, लेकिन एक किसान टैक्स तभी पे कर सकता है जब वो प्रॉस्पेरस हो, खुशहाल हो, मतलब समृद्ध हो और खुशहाल हो, यानी कि उसके पास चीजें भी हो, उसकी खेती भी अच्छी हो, बहुत सारा अनाज हो, बहुत सारे पैसे मिले, तभी वो खुश हो सकता है। एंड जब वो खुश होगा तभी वो टैक्स पे करेगा। दिस हैपेंस व्हेन द किंग प्रमोट्स जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस। तो ये जब ही होगा जब राजा जो है वो जस्टिस प्रमोट करे, सभी के बीच न्याय रखे, सभी को एक बराबर देखे। ऐसा ना करे कि ये हमारे रिलेशनशिप में है, ये हमारा सोल्जर है तो इसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है,
और किसी एक ऑर्डिनरी पीजेंट के साथ बुरा बिहेवियर करना है। तो राजा अगर किसी के भी बीच में बिहेवियर मतलब अनफ्रेंडली बिहेवियर, अच्छा बिहेवियर नहीं करता है, तो क्या होगा, प्रजा जो है, जो उसके पीजेंट है, वो उसके खिलाफ हो जाएंगे, कोई टैक्स नहीं पे करेंगे। चलिए, तो अभी आपने पढ़ा है, समझ आ गया सभी को? Yes, ma'am. अब हम Yes, करते ma'am. हैं क्वेश्चन का आंसर बताना है। डू यू थिंक द सर्कल ऑफ जस्टिस इन एट एप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द किंग एंड हिज सब्जेक्ट? तो सर्कल ऑफ जस्टिस, ये जो हमें पूरा टॉपिक दिया हुआ है, क्या ये एक एप्रोप्रिएट टर्म है? ये एक सही शब्द है राजा को उसके सब्जेक्ट के साथ, उसके कामों के साथ दिखाने के लिए? तो क्या राजा के बीच में ये सारे काम, ये सारी चीजें होनी चाहिए? और क्या ये जितना भी दिया गया है ये ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है? यस अभिषेक, Yes. नाउ यू टेल बेटा। I think the circle of justice is an appropriate term to describe the relationship between the king and his subject, because when the king will give justice and honest governance to the region of their kingdom, then the यस मुस्कान, नाउ यू टेल व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस टर्म? Ma'am, I think the circle of justice is an appropriate term to describe the relationship between the king and his subject, because when the king will honest and give justice equally to all, then the soldier of it will also always happy. ओके, यस गौरव, नाउ यू टेल। Yes, ma'am. Ma'am, I think that the circle of justice is an appropriate term to describe the relationship between king and the subject, because if the king gives justice to all soldiers and the unjust people, so the king will also happy and the king will also happy. ओके बेटा, वेरी गुड। तो आज फिलहाल क्या करना है, आज जो भी टॉपिक पढ़ा है इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन बनाने हैं आपको। शॉर्ट मतलब या तो आप वेरी शॉर्ट या शॉर्ट आंसर बना सकते हैं, लॉन्ग आंसर कोई भी नहीं लिखना है। ओके, कर लेंगे सभी? Yes, ma'am. Yes, एंड ma'am. बेटा नेक्स्ट क्लास जो है वो काफी इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम सभी को पढ़ना है रजिया सुल्तान के बारे में। तो रजिया सुल्तान जो है ये पहली मोहम्मदन रूलर थी हमारे इंडिया में, पहली ऐसी लेडीज थी जो जिसने रूल किया। इसके पहले कोई भी लेडी रूलर नहीं बनी थी हमारे इंडिया में। तो इसने एक इतिहास रचा, एक हिस्ट्री कायम की, क्योंकि ये पहली एक मुस्लिम शासिका थी। इसके पहले जितनी भी मतलब जो शासिका बनी थी, एक दो वो हिंदू रिलीजन से बिलोंग करती थी। रजिया सुल्तान के पहले कोई भी जो मुस्लिम लड़की थी, मुस्लिम लेडीज शासिका नहीं बनी थी। अब इसके शासन के टाइम पे कौन कौन से लोग ऐसे थे जो इसे परेशान करते थे, मतलब कुछ ऐसे भी थे जिसने इसे बहुत परेशान किया, और कौन ऐसे थे जो इसे राजा नहीं बनने देना चाहते थे। एंड इसके बाद बेटा रजिया सुल्तान जो है इसने अपने पूरे लाइफ टाइम शासन नहीं किया। तो ऐसा क्या हो गया था कि पूरी जनता ने ही इसे अपने शासन से हटा दिया, यानी कि इसे अपने रूलर के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया। तो हमें इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है। ओके, तो बेटा आज जितना पढ़ा है, किसी को कोई डाउट है इसे लेके? यस बेटा, किसी को कोई डाउट? No, ma'am. कर लेंगे ना सभी? आज का होमवर्क कर लेंगे सभी? आपको 5 क्वेश्चन बनाने इससे रिलेटेड। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये तो अब नेक्स्ट क्लास में हमें केवल रजिया सुल्तान के बारे में ही पढ़ना है, एंड जो बाकी के जो रूलर होंगे उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल इसके अलावा हमें केवल 2 ही रूलर के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में, रजिया सुल्तान, एंड इसके अलावा 2 और मेन रूलर्स हैं दिल्ली सल्तनत के, उनके बारे में पढ़ना है। चलिए बेटा, फिर आज के लिए इतना ही।
एंड आप सभी को रिवाइज करना है अपना चैप्टर सिविक्स का एक बार दोबारा से, ताकि आप सभी टेस्ट जल्दी कर सकें, ठीक है। एंड सारे क्वेश्चन राइट होने चाहिए। Yes, ma'am. ओके बेटा, गुड बाय एवरीवन। Goodbye, ma'am. Ma'am, goodbye. Ma'am, goodbye.